हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर जो सर्वे की सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन नहीं हैं तो एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। कुछ ही दिन में इस पर हम 50 क्वेश्चंस की सीरीज लागू कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन पर डे आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से। तो ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके थे यानी कि बेंचमार्क। तो अभी तक हम बेंचमार्क के बारे में पढ़ चुके थे और बेंचमार्क के प्रकार भी पढ़ चुके थे। अब पढ़ना है मेथड ऑफ डिटरमाइन ऑफ द एलिवेशन, यानी कि एलिवेशन ज्ञात करने की जो विधि होती है वो क्या है। तो अभी तक मुख्यतः 4 विधियाँ होती हैं। उच्चता ज्ञात करने की क्या विधि है, तो किसी भी बिंदु की उच्चता जो यानी कि एलिवेशन है वो किसी अन्य बिंदु के रेफरेंस में संदर्भ बिंदु से ज्ञात की जाती है। जैसे मान लीजिए वर्टिकली डिस्टेंस हम ज्ञात करेंगे, उससे हमें यहाँ पे एलिवेशन, मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट है ए लाइन है, इससे ऊपर कोई बिंदु है बी, तो हम ये कहते हैं ए के रिस्पेक्ट में ए के संदर्भ से बी की स्थिति को डिटरमाइन करना, यानी कि ए की स्थिति से बी कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये चीज़ ज्ञात करना ही क्या कहलाती है, हमारी डिटरमाइन ऑफ द एलिवेशन। तो अब एलिवेशन ज्ञात करने के लिए जो हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं वो कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट अब प्रयोग करते हैं, 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले कहते हैं बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमेट्रिक लेवलिंग यानी कि वायु दाब मापी। दूसरा हाइप्सोमीटर लेवलिंग। तीसरा ट्रेगोमेट्री लेवलिंग और चौथा स्प्रिट ट्यूब या डायरेक्ट लेवलिंग। तो जो आपके ऊपर की 3 विधियां हैं, उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। आपसे पूछा जाए कि एलिवेशन ज्ञात करने के इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं, तो बैरोमीटर, हाइप्सोमीटर लेवलिंग और ट्रेगोमेट्रिकल लेवलिंग है। तो जब आपके 3 मेथड हैं तो इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, और स्प्लिट लेवल या डायरेक्ट लेवलिंग चौथा मेथड है। तो ज़्यादातर जो हम करते हैं वो स्प्लिट ट्यूब मेथड ही करते हैं, जिससे हम लेवलिंग ज्ञात करते हैं। ये जो 3 मेथड हैं वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाते हैं, ये डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको वो कह सकते हैं कि एलिवेशंस ज्ञात करने के जो इनडायरेक्ट मेथड हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है, और आपको ये स्प्लिट ट्यूब या डायरेक्ट लेवलिंग दे सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट मेथड है वो कौन सा होता है, सारे ऑप्शंस देंगे। इनडायरेक्ट कौन सा नहीं है वो पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कौन सा है तो वो भी पूछ सकते हैं, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनडायरेक्ट कौन सा है और भी दे दें आपको। तो सबसे पहले आता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है। बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है, 2 बिंदुओं के तल का अंतर ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सीधी सीधी बात है, बैरोमेट्रिक लेवलिंग का मतलब बैरोमीटर क्या होता है, यानी कि वायु दाब मापने के लिए, और वायु दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। तो 2 बिंदुओं का तल अंतर ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, 2 बिंदुओं का जो तल का अंतर ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। परंतु इतना शुद्ध परिणाम नहीं देता, क्योंकि वायुमंडल दाब दिन में बार बार बदलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बिंदुओं का तल अंतर ज्ञात करने के लिए, यानी कि उनके बीच में कितने वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वो ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। परंतु यह इतना परिशुद्ध परिणाम नहीं देता, क्योंकि वायुमंडल दाब दिन में बार बार बदलता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर गिरता है तो एलिवेशन बढ़ेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका गिर जाएगा यानी कि कम होगा तो आपका एलिवेशन बढ़ेगा। तो याद रखना है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो एलिवेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अल्टीमीटर, एनरोड बाई बैरोमीटर, मरकरी बैरोमीटर, यह लेवलिंग का शीर्ष मेथड है। तो दोस्तों अल्टीमीटर, एनोराइड बैरोमीटर और मरकरी बैरोमीटर होते हैं। ये जो बैरोमीटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक तो अल्टीमीटर होता है एलिवेशन ज्ञात करने के लिए, एक एनोराइड बैरोमीटर होता है, एक मरकरी बैरोमीटर होता है। यह लेवलिंग का शीर्षी मेथड है।
तो आपसे पूछा जाएगा बैरोमीटर लेवलिंग क्या होती है। तो बैरोमीटर लेवलिंग में बैरोमीटर से आप लेवलिंग करेंगे, सीधी सीधी बात है। दो बिंदुओं के जो तल अंतर ज्ञात करेंगे वो किससे ज्ञात करेंगे, बैरोमीटर से। वायुमंडल दिन में बार बार चल बदलता है, इसलिए यह मेथड शुद्ध नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा आपका एलिवेशन उतना ही अधिक होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना कम होगा एलिवेशन उतना ही अधिक होगा। अल्टीमीटर, एनोराइड बैरोमीटर और मरकरी बैरोमीटर हो सकता है। यह लेवलिंग का शीघ्र ही मेथड है। अगला आता है हाइप्सोमीट्री लेबलिंग। हाइप्सोमीट्री लेबलिंग में क्या होता है, पानी के उबलने बॉइलिंग पर उस स्थान पर वायु दाब से संबंधित, यानी कि जिस स्थान पर पानी, यानी कि हाइप्सोमीटर लेबलिंग क्या होती है, आपका बॉइलिंग कर रहा है पानी, जिस स्थान पर बॉइलिंग कर रहा है उस स्थान पर वायु दाब से संबंध होता है। हाइप्सोमीटर द्वारा पानी के उबलने तथा उससे संबंधित वायु दाब का मान ज्ञात करके उस बिंदु के तल की गणना की जाती है। यानी कि जहाँ पर आपका बॉयल कर रहा है, वहाँ पे जहाँ पे पानी आपका बॉइलिंग कर रहा है उस पॉइंट पर, वहाँ पे उस बिंदु पर से संबंधित वायु दाब का मान ज्ञात करेंगे और उससे तल की गणना की जाएगी। अगला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग। ये आपस में दिखाई देने वाले दो बिंदुओं के तल के अंतर, उनके मध्य सीधी तिरछी रेखा आपको ज्ञात होगी और एक ऊर्ध्वाधर कोण आपको ज्ञात होगा। अब त्रिकोणमितीय सूत्रों से ये ज्ञात कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री करना होती तो आपको क्या पता होती, दो बिंदुओं की तिरछी दूरी पता होती है और आपको एंगल पता होता है। तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस पता करना है, तो हम क्या लगा दें, साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन फाई बराबर एच अपॉन एल, तो एच बराबर एल साइन फाई। स्प्लिट ट्यूब या फिर स्प्लिट ट्यूब को ही हम डायरेक्ट लेबलिंग कहते हैं। स्प्लिट ट्यूब को ही हम डायरेक्ट लेबलिंग कहते हैं। लेबलिंग मोस्ट कॉमन मेथड होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला जो मेथड है वो स्प्लिट ट्यूब मेथड ही है। यानी कि हम जो प्रयोग करते ज़्यादातर स्प्लिट ट्यूब मेथड का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रिसीजन होती है वो परिशुद्धता से तल अंतर ज्ञात करने के लिए लेबल उपकरण इंजीनियरों के लिए अधिक विश्वसनीय सिद्ध हुआ है। यानी कि जो प्रिसीजन से तल अंतर, यानी कि प्रिसीजन से लेबलिंग जो की जाती है, यानी कि जो एलिवेशंस होता है उसे ज्ञात करने में ये विश्वसनीय सिद्ध हुआ है। यानी कि अधिक परिशुद्ध है, यानी कि हाई प्रिसीजन जो है वो स्प्लिट ट्यूब होता है, इसीलिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है, वो सारे इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। अब बात आती है लेबलिंग इक्विपमेंट। अब हम जैसे लेबलिंग इक्विपमेंट की बात करेंगे, दो तरीके के होते हैं। लेबलिंग इक्विपमेंट दो होंगे, दो चीज़ की आवश्यकता होगी, एक लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी और एक लेबलिंग स्टाफ की आवश्यकता होगी। हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेबलिंग इक्विपमेंट। तो लेबलिंग इक्विपमेंट में क्या होता है, मुख्यतः हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, दो इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि लेबल यंत्र, यानी कि जो लेबल यंत्र होंगे जैसे कि डंपी लेबल, बाई लेबल, थियोडोलाइट, ऑटो लेबल, ये सभी क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। ऑटो लेबल, टोटल स्टेशंस, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारे क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट। और लेबलिंग स्टाफ की बात करेंगे तो आपको स्टाफ पता ही होगा, एक छड़ होती है जिस पर 5-5 mm के निशान लगे होते हैं, जिससे हम वर्टिकल स्टाफ होती है जिससे हम उस पर मेजर करते हैं। तो अब बात आती है दो तरीके के लेबलिंग यंत्र भी, मुख्यतः चार घटक होते हैं जो लेबल यंत्र होते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले इनके फंक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद यंत्र को पढ़ेंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले लेबल यंत्र के निम्नलिखित चार मुख्य घटक होते हैं। लेबल यंत्र के मुख्य चार घटक होते हैं, क्या का, एक टेलीस्कोप होगी, जैसे कि एक दूरबीन होगी, ठीक, एक दूरबीन होगी, क्लियर। एक आपका ये मान लीजिए आई पीस होगा, ये आई पीस होगा, यहाँ पे डायफ्राम लगा होगा पास में, यहाँ पे मान लीजिए डायफ्राम है, ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, बीच में। अब क्या होगा, फॉक्सी पेंच भी लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें बाद में बताएंगे। तो अभी क्या होता है, मुख्यतः यंत्र के चार भाग होते हैं। एक टेलीस्कोप होती है, दूसरा लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब होता है, तीसरा लेवलिंग होड होता है और चौथा ट्राइपॉड होता है। तो आपको एक एक फंक्शन के यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट पार्ट ऑफ द लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर द फंक्शन। तो टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के अंदर क्या क्या होता है, देखिए इस तरीके का टेलीस्कोप आपका यंत्र बना हुआ होगा, ठीक। ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ग्लास है, ये मान लीजिए आपकी आई पीस है, क्लियर, ये आई पीस है और यहीं पे आपका पास में इसके नज़दीक डायफ्राम लगा हुआ है। तो ये सारे डिस्क्राइब करेंगे हम। यानी कि टेलीस्कोप के जो यंत्र हैं वो एक टेलीस्कोपिक ट्यूब होगी, यानी कि टेलीस्कोपिक ट्यूब का मतलब जो इस तरीके की लंबी है ये क्या होगी, टेलीस्कोपिक ट्यूब,
टेलीस्कोपिक ट्यूब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्लास लगा होगा, यहाँ पे आपका आईपीस लगा होगा। तो देखिए टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोपिक दूरबीन जो होती है उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले टेलीस्कोप ट्यूब होगी, इसे हम क्या कहेंगे, टेलीस्कोप ट्यूब कहेंगे। आईपीस होगा, तो आपका ये आईपीस होगा। ऑब्जेक्ट ग्लास होगा, ये ऑब्जेक्ट ग्लास होगा। डायफ्राम होगा, डायफ्राम आईपीस के पास होगा। फॉक्सी स्क्रू होगा, यानी कि यहाँ पे स्क्रू लगे होंगे, ठीक है, फोक्सी स्क्रू होंगे। क्लैंप पेंच लगे होते हैं, स्लो मोशन स्क्रू लगे होते हैं, तो उसी में क्लैंप पेंच लगे होते हैं। यानी कि क्लैंप पेंच का मतलब होता है कि जैसे ही दूरबीन नल का किसी चीज़ पर फोकस बिल्कुल सही है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लैंप स्क्रू से उसे कस देंगे। और थोड़ा बहुत डायफ्राम इधर उधर है, यानी कि ऑब्जेक्ट सही नहीं बन रहा है आपके डायफ्राम पर, तो हम क्या करेंगे, स्लो मोशन स्क्रू चलाएंगे और उसे उस पर लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है बबल ट्यूब। बबल ट्यूब भी मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी यहाँ पे, लॉन्गिट्यूनल बबल ट्यूब, क्रॉस बबल ट्यूब और पिलबॉक्स बबल ट्यूब। लॉन्गिट्यूनल बबल ट्यूब क्या होती है, देखिए जो लेवल ट्यूब है वो लेवल ट्यूब यानी लॉन्गिट्यूनल बबल ट्यूब क्या होगा, जो टेलीस्कोपिक होती है उसी के समांतर लंबाई की दिशा में जो एक ट्यूब लगी होगी, बबल ट्यूब लंबाई के दिशा में उसी के समांतर, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूनल बबल ट्यूब। और जो यहाँ पे क्रॉस लगी होगी यानी कि लंबाई के लंबवत लगी होगी उसे हम कहेंगे क्रॉस बबल ट्यूब। क्रॉस बबल ट्यूब की जगह आजकल गोलाकार डिब्बी आकार की पार्सल लगाने लगे हैं, पिल बॉक्स यानी कि गोलाकार आकार की लगाने लगे हैं, तो उसे हम कहते हैं पिल बॉक्स बबल ट्यूब। फिर मैग्नेटिक ट्यूब होती है। अब फिर लेबलिंग हेड की बात करते हैं। तो लेबलिंग हेड के अंदर क्या क्या होता है, ट्राइवेज, ट्राइवेट, फुट स्क्रू और लेबलिंग स्क्रू। तो याद रखना है कि लेबलिंग हेड किन से मिलकर बनता है, ट्राइवेज। देखिए लेबलिंग हेड मिलने के लिए 2 प्लेटें होती हैं, तिकोनी 2 प्लेटें होती हैं, ये स्क्रू से जुड़ी होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से तिकोनी 2 प्लेटें होती हैं। तो तिकोनी जब 2 प्लेटें होती हैं तो इसी को हम ट्राइवेज और एक ट्राइवेट कहते हैं। ऊपर वाली को हम ट्राइवेज कहते हैं, ट्राई ब्रांच, ट्राई ब्रच यानी कि त्रिशाखी, नीचे को ट्राइवेट कहते हैं। और फुट स्क्रू ये जो लगे होते हैं उन्हें फुट स्क्रू कहते हैं। फिर ट्राईपॉड होता है, ट्राईपॉड पर जिस पर कसा जाता है, स्टैंड होता है जिस पर हम इंस्ट्रूमेंट को कसते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम डंपी लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम बाई लेवल पढ़ेंगे। फिर रिवर्सिबल लेवल क्या होता है, टिल्टिंग लेवल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और मॉडर्न लेवल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेलीस्कोप। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन क्या होती है। तो दूरबीन का काम क्या है, तो देखिए आप दूरबीन का काम क्या है, दूर स्थित लक्ष्य को वो वास्तविक करके यानी कि परिवर्धित करके यानी कि उसको मैग्नीफाइड करके यानी कि उसको बड़ा करके और वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाने का कार्य करती है। देखिए टेलीस्कोप क्या होती है, टेलीस्कोप किस लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, टेलीस्कोप हम किस लिए प्रयोग कर रहे हैं, दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए। दूरबीन दूरी पर स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट का परिवर्धित, मैग्नीफाई और वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाने का कार्य करती है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाने का कार्य करती है, यानी कि उसको बड़ा करके दिखाती है, ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। टेलीस्कोप पीतल की एक लंबी ट्यूब होती है। टेलीस्कोप कैसी दिखाई देती, तो टेलीस्कोप इस तरीके की होती है। तो टेलीस्कोप ये पूरी है टेलीस्कोप, ये मान लीजिए आईपीस बना है, ये ऑब्जेक्ट है और ये डायफ्राम लगा हुआ, तो ये क्या होगी, टेलीस्कोप क्या होती है, टेलीस्कोप एक पीतल की लंबी ट्यूब होती है। क्या होती है, टेलीस्कोप क्या होती है, एक पीतल की लंबी ट्यूब होती है जिसके अगले सिरे पर क्या लगा होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास। जिसके अगले सिरे यानी कि जिसके अगले सिरे पर क्या लगा होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास। याद रखना ऑब्जेक्ट ग्लास को ही हम ऑब्जेक्ट ग्लास को ही हम अभिदर्शक कांच कहते हैं। पिछले सिरे पर आईपीस लगा होता है, उसके कुछ आगे डायफ्राम नलिका के भीतर लगा होता है। तो जिसके अगले सिरे पर ऑब्जेक्ट ग्लास अभिदर्शक, पिछले सिरे पर आईपीस तथा आईपीस के आगे कुछ डायफ्राम नलिका लगी होती है। ठीक,
आईपीस तथा आईपीस के आगे कुछ डायफ्राम लगा होता है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो डायफ्राम होता है वो किसके पास होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास के पास होता है या आईपीस के पास होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है तो वो डायफ्राम जो होता है वो आईपीस के पास ही होता है। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें जब लंब कांच पर से होकर बिंबपट यानी कि लक्ष्य पर डायफ्राम पर पड़ती हैं तो वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाती। कैसा प्रतिबिंब बनाती हैं? वास्तविक परंतु उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसे हम नेत्रिका पर बड़ा करके दिखाती हैं, जिसे नेत्रिका से बड़ा करके दिखाती हैं। ठीक, अब देखते हैं, ये हमारा ये बना हुआ चित्र है, ये आईपीस है, ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्ट ग्लास है। तो आईपीस से जब हम देखते हैं तो ये आपकी डायफ्राम है, तो ये आईपीस है, ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम पे जो चित्र बनेगा उल्टा और रियल इमेज बनेगी। तो आपको याद रखना है कि इन्वर्टेड और रियल इमेज जो बनती है वो डायफ्राम पर बनती है, डायफ्राम पर बनती है। तो देखिए, ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से एक ए पॉइंट है, एक तो सीधी सेंटर लाइन खींच देंगे और एक ए पॉइंट से लेते हुए इसके प्रकाशिक बिंदु से खोदते हुए बी से ए से मिला देंगे और इस पॉइंट से इससे। तो ये जो चित्र बना, यानी कि इतना जो दिखाई देगा वो आपका ये जो ऑब्जेक्ट था उसी का प्रतिबिंब बना दिखाई देगा। तो इसे हम कहते हैं डायफ्राम पर इन्वर्टेड और रियल इमेज प्राप्त होगी। अब क्या होगा, आई पीस, अब जब एक इस तरीके की ये ट्यूब होगी, पूरी ट्यूब होगी, तो इस ट्यूब में ये डायफ्राम मान लीजिए, तो इस ट्यूब में क्या होगा, यहाँ पे कहीं फॉक्सी पेंच लगा होगा। क्या होगा? फॉक्सी पेंच लगा होगा, जिसे हम फॉक्सन क्रिया कहते हैं। पेंच लगा होता है जिसे हम फॉक्सन क्रिया कहते हैं। देखिए, फॉक्सन की ज़रूरत क्यों पड़ी, फॉक्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी या फॉक्सन की ज़रूरत क्यों पड़ी, फॉक्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो फॉक्सिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो चित्र था, यानी कि हमारा जो स्पष्ट प्रतिबिंब था वो नहीं बन रहा था, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी। तो ऑब्जेक्ट का स्पष्ट प्रतिबिंब डायफ्राम पर क्रॉस एयर पर बने, इसके लिए हमें फॉक्सिंग करते हैं। फॉक्सिंग हम क्यों करते? ऑब्जेक्ट स्पष्ट प्रतिबिंब डायफ्राम के क्रॉस एयर पर बने, इसके लिए हम फॉक्सिंग करते हैं। फॉक्सिंग क्रिया में आईपीस या ऑब्जेक्ट ग्लास को आगे पीछे करके नई स्थिति में लाया जाता है। तो याद रखेंगे, फॉक्सिंग क्रिया में क्या चेंज होते हैं? आईपीस और ऑब्जेक्ट ग्लास को ही आगे पीछे किया जाता है, डायफ्राम फिक्स रखा जाता है। तो आपको फॉक्सिंग क्रिया में डायफ्राम को बिल्कुल भी नहीं हिलाया जाता, डायफ्राम स्थिर रहता है, केवल आईपीस या ऑब्जेक्ट को ही आगे पीछे किया जाता है। तो फॉक्सिंग क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। फॉक्सिंग क्रिया भी कितने प्रकार की होती है? दो। फॉक्सिंग बाय द आईपीस, आईपीस के थ्रू, या फॉक्सिंग बाय द ऑब्जेक्ट ग्लास। यानी कि आईपीस से जब हम करेंगे तो आईपीस को जब हम आगे पीछे करेंगे तो इसे हम फॉक्सिंग ऑफ आईपीस कहेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट ग्लास को आगे पीछे करेंगे तो फॉक्सिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास कहेंगे। फॉक्सिंग द आईपीस क्या होता है? देखिए, सबसे पहले फॉक्सिंग आईपीस के थ्रू फॉक्सिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फॉक्सिंग आईपीस के थ्रू, डायफ्राम के मध्य भाग में क्रॉस हेयर लगे होते हैं। डायफ्राम के मध्य भाग में क्रॉस हेयर लगे होते हैं जिस पर प्रतिबिंब स्पष्ट व उल्टा दिखाई देता है। देखिए, डायफ्राम जो होता है उसके मध्य भाग में क्रॉस हेयर लगे होते हैं। जब डायफ्राम पढ़ाऊंगा तो वहाँ डायफ्राम की स्पष्ट इमेज आपको बताऊंगा। प्रतिबिंब स्पष्ट उल्टा दिखाई देता है जब डायफ्राम पर क्रॉस हेयर पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। हम आईपीस से फॉक्सिंग कब करते हैं? जब डायफ्राम का क्रॉस हेयर पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है तो हम आईपीस को आगे पीछे सरकाते हैं। यदि एक ही प्रेक्षक स्टाफ रीडिंग कर रहा है, यदि एक ही प्रेक्षक स्टाफ रीडिंग कर रहा है तो हमें नेत्रिका का फॉक्सन एक बार ही करना होगा। यानी कि आईपीस का जो फॉक्सन है वो एक बार करना होगा। आईपीस को ही हम नेत्रिका कहते हैं। जहाँ से आप देखते हैं उसे नेत्रिका कहा जाता है और जहाँ से दिखाई देता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, अभिदर्शक लेंस कहलाता है। ठीक, फॉक्सन एक बार ही करना पड़ता है। नेत्रिका का फॉक्सन करते समय दूरबीन का लक्ष्य सिरा शून्य की ओर, आकाश की तरफ कर देते हैं या फिर सफ़ेद कागज लगा देते हैं, तो ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए, फॉक्सिंग बाय द आईपीस, जब स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं बन रहा तो आईपीस को आगे पीछे खिसकाएंगे, जिससे जब स्पष्ट रीडिंग बनेगा वहीं रोक देंगे और वहीं आपका क्या हो जाएगा वो। अब फॉक्सिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, तो ऑब्जेक्ट ग्लास से भी दो प्रकार की फॉक्सिंग होती है। तो एक तो आपका क्या होता है, एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप, एक इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप।
देखिए, एक्सटर्नल जो होती है यानी कि बाहरी फोकसिंग टेलीस्कोप, यानी कि बाहर से ही फोकसिंग की जाती है, तो उसे हम कहते हैं पुराने लेवल इक्विपमेंट में की जाती है, लेकिन इंटरनली फोकसिंग टेलीस्कोप मॉडर्न लेवल इक्विपमेंट में की जाती है। अब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल में होता क्या था। तो देखिए, एक्सटर्नल में बाहर से कैसे की जाती थी, जो बाह्य फोकसिंग दूरबीन दोहरी नलिका की बनी होती थी। बाह्य फॉक्सी जो होती थी, जो बाह्य फॉक्सी होती थी, बाह्य फॉक्सी दूरबीन दोहरी नलिका की बनी होती थी। देखिए, जब एक्सटर्नल फॉक्सिंग की बात आती थी तो क्या होता था, ये दोहरी नलिका की बनी होती थी। क्लियर। एक आईपीस वाला पोर्शन अलग होता था, ऑब्जेक्ट लेंस वाला बीच वाला पोर्शन अलग होता था। वह दोहरी नलिका की बनी होती और जो फोक्सी पेज घुमाने पर रैक पिनियन व्यवस्था से एक दूसरे पर सरकती थी। एक दूसरे से क्या होती थी, रैक पिनियन व्यवस्था से फोक्सी पेज से खिसकाने पर एक दूसरे पर सरकती थी। तो इस नलिका में ऑब्जेक्ट ग्लास तथा दूसरी के साथ नेत्रिका बिंब पट पर आबद्ध रहते थे। क्या कहते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट और नेत्रिका बिंब पट आबद्ध रहते हैं। इस नलिका में ऑब्जेक्ट ग्लास दूसरी के साथ, पहली के साथ एक नलिका के साथ ऑब्जेक्ट ग्लास रहेगा, दूसरी के साथ आईपीस और डायफ्राम आबद्ध रहते हैं। पेंच घुमाने पर ऑब्जेक्ट ग्लास आगे पीछे सरकता। कौन सा ग्लास, ऑब्जेक्ट ग्लास। तो आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल फॉक्सिंग में हम कैसे करते हैं। तो एक्सटर्नल फॉक्सिंग में जो दूरबीन होती है वो दोहरी दूरबीन होती है। एक के साथ आपका आईपीस जुड़ा होता है और डायफ्राम, दूसरी के साथ ऑब्जेक्ट ग्लास और रैक पिनियन व्यवस्था से। तो वो जो जब हम खिसकाते हैं तो ये जो बाहर ऑब्जेक्ट ग्लास अंदर बाहर होता है और उसी से हम ये कर लेते हैं। ये एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप कहलाता है। अब आता है इंटरनल टेलीस्कोप फॉक्सिंग। तो इंटरनल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास या आईपीस स्थिर रहते हैं। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस तो दोनों स्थिर रहते, लेकिन ट्यूब के अंदर एक अतिरिक्त लेंस लगा होता है जिसे सरकाने वाली स्लाइड भी लगी होती है। ये जो लेंस होता है उस कौन सा लेंस होता है, डबल कॉनकेव लेंस, दोहरा अवतल लेंस। तो इंटरनल फॉक्सिंग के लिए किस लेंस की ज़रूरत होती है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव। इंटरनेशनल इंटरनल फॉक्सिंग के लिए, इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डबल कॉनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डबल कॉनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप का यह दोष है कि अतिरिक्त लेंस के कारण प्रतिबिंब की चमक घट जाती है। जो लेंस लगा होता है उसके कारण जो चमक घट जाती है और नलिका के भीतर सफाई में दिक्कत आती है। तो आपको इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप में जो लेंस की ज़रूरत होती है वो डबल कॉनकेव लेंस होता है और ऑब्जेक्ट ग्लास आईपीस स्थिर रहते हैं। तो आपसे कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो इंटरनल फॉक्सिंग के टेलीस्कोप में कौन से लेंस की ज़रूरत होती है। एक बीच में लगा होता है ये डबल कॉनकेव लेंस, दोहरा अवतल लेंस लगा होता है। तो आपको याद रखना है। उसके आगे अब कल दोस्तों, इससे पहले अगर दोस्तों, इससे आगे की वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। इससे अगर दोस्तों आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है। तो जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस MCQ के रूप में और इसकी PDF भी वहीं आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।